नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर के ऑनलाइन क्लासेज में मैं कुलदीप सिंह आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक आहोर के माध्यम से आपको मैं ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान जो है उसका अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत के बारे में 1206 ईस्वी से लगाकर 1757 ईस्वी के कालखंड में भारत पर किन किन शासन काल राजवंशों का शासन रहा, जिसमें मुगल काल, सल्तनत काल, तुगलक, खिलजी, ऐसे बहुत सारे राजवंशों का भारत पर आधिपत्य रहा। उन कालखंडों को हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि भारत पर प्राचीन काल से ही जो है कई आक्रमणकारी यहाँ आए, जिसमें शक है, हूण है, कुषाण है, कई अरबी आक्रमणकारी आए, कई इस्लामिक आक्रमणकारी आए। इनको भारतीयों ने मुंह तोड़ जवाब देकर यहाँ से खदेड़ा। लेकिन कुछ ऐसे शासक भी आए भारत पर जिन्होंने लंबे समय तक भारत को उन जातियों से संघर्ष करना पड़ा। तो उसमें पहला आक्रमण एक अरबी जाति से, अरब से आया हुआ एक थाने स्थान पर है एक आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण वो विफल रहा। इसके बाद कहते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एवं सिंध के राजा जो थे वो दाहिर थे। उस दाहिर के मध्य एक युद्ध होता है। दाहिर के मध्य युद्ध होता है। कहते हैं इस युद्ध में राजा दाहिर को एक तीर लगता है। क्या लगता है? तीर। और उससे राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। और फिर वहां का जो शासनकाल जो था सिंध प्रांत का, वो वहां के एक राजकुमार थे, नाम आता है जयसिया, वे संभाल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि भारतीयों ने के जो सिंध प्रांत के जो थे उनको इस मोहम्मद बिन से भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी को भी आनंदपाल जैसे अनेक प्रकार के शासक थे भारत में, उनसे भी मोहम्मद गजनवी को बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा। इसके अलावा भी बात करें तो गोरी की बात आती है। गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान, इस पृथ्वीराज चौहान के मध्य कई युद्ध हुए, कई युद्ध हुए। और इस युद्ध में कहते हैं कि मोहम्मद गोरी है वो पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित। और कहते हैं कि उसके बाद का जो कालखंड है वो हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। यानी कि ये वो ऐसे शासक रहे जिनका भारतीय जो शासक रहे इन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित करने में, मोहम्मद गजनवी को भी और गोरी को भी पराजित किया था। लेकिन कुछ ऐसे राजा आगे भविष्य में, ऐसे बहुत सारे सल्तनत काल, एक ऐसा कालखंड आता है जहां पर वो भारतीय पर अपना आधिपत्य कुछ समय के लिए कालखंड के दौरान करते हैं। तो आज हम हैं वो सल्तनत काल के कालखंड के बारे में मैं आपको बताता हूं। सल्तनत काल बोलते हैं सल्तनत कालखंड है वो 1206 ईस्वी से लगा करके 1526 ईस्वी तक का कालखंड है, वो हमारा सल्तनत काल मानते हैं। भाई 1526 ईस्वी तक क्यों मानते हैं? क्योंकि यह सल्तनत काल है वो तुर्क जनजाति है, जो गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, उनसे प्रारंभ होकर के अंत में हमारा जो है शासन 1526 ईस्वी तक रहता है। उसमें हमारा है वो लोधी वंश आता है। तो वहां तक जाते जाते यह समाप्त होता है। तो लोधी वंश का एक शासक होता है जिसका नाम आता है इब्राहिम लोधी। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य एक युद्ध होता है और उसमें बाबर क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। और उसी समय से भारत में यह सल्तनत काल है उसका कालखंड समाप्त होकर के भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। किसकी होती है? मुगल साम्राज्य की। तो हमें आज आपको इस सल्तनत काल का कालखंड समझाता हूं।
इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि यह कालखंड है, इस कालखंड में कौन कौन से 1526 तक का कालखंड जो रहा उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है अपनी शॉर्टकट में गुड़, KHA खाओ, के गुड़ खाओ, टी ऐसे तलसा, गुड़ खाओ तलसा एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको उस कालखंड को समझाता हूं। तो सबसे पहला इसमें से हमने लिया पहला अक्षर जी, जिसको बोलते हैं हम गुलाम वंश। कहते हैं कि गुलाम वंश जो है वो 1206 ईस्वी से लगा करके अपना 1290 ईस्वी तक चला। इसका जो संस्थापक है गुलाम वंश का, उसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इस दूसरे में से हम लेते हैं के, क्या लिया, के को लिया, इसको लिया। के से आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश है, इस खिलजी वंश में जो है वो हमारा 1290 ईस्वी से लगा करके 1320 ईस्वी का कहलाता है, दूसरा जो कालखंड है वो। इसका जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी माना जाता है। इसके बाद का जो अगर बात की जाए तो हम टी लेते हैं। टी का सीधे तौर पर अर्थ है तुगलक वंश। क्या है, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का कालखंड 1320 ईस्वी से लगा करके 1414 ईस्वी तक माना जाता है। कहते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को मानते हैं। उसके बाद हम लेते हैं एस को जो लेते हैं तो इससे हमें एक नया राजवंश जो है वो सैयद वंश मानते हैं। सैयद वंश की जो स्थापना है वो 1414 ईस्वी से लगा करके 1451 ईस्वी तक मानते हैं। कहते हैं सैयद वंश का जो संस्थापक है उसे हम खिज्र खां के नाम से जानते हैं। इस सैयद वंश की जो स्थापना है वो अपने खिज्र खां करते हैं। इसके बाद हम लेते एल से। एल से आता है लोधी वंश। लोधी वंश आता है तो लोधी वंश का कालखंड है वो 1451 ईस्वी से लगा करके हम 1526 की बात कर चुके हैं। 1526 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो लोधी वंश कहलाता है। कहते हैं कि बहलोल लोधी हैं वो लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो हमने ये शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से बच्चों आपको केवल ये 3 जो शॉर्टकट ट्रिक्स में मैंने नाम बताए, गुड़ खाओ तलसा। तो जी से हमने लिया गुलाम वंश, के से हमने लिया खिलजी वंश। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक मानते हैं। के से लिया हमने खिलजी वंश जो 1290 से 1320 के मध्य कालखंड मानते हैं, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ऐसे कई शासक हुए। आगे आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश टी से हम क्या लेते हैं, तुगलक वंश। इसके लिए तुगलक वंश का भी कालखंड जो है वो 1320, जैसे ही खिलजी वंश समाप्त होता है तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो 1320 से 1414 में गियासुद्दीन तुगलक, इसके अलावा जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे कई शासक हुए हैं। इसके बाद आता है सैयद वंश में 1414 से लगाकर 1451 के मध्य खिज्र खां को है इसका प्रमुख संस्थापक मानते हैं। इसके बाद जो है सल्तनत काल का अंतिम जो राजवंश कह सकते हैं, कालखंड कह सकते हैं, वो था लोधी वंश। वो था 1451 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी, और वहाँ उसका जो संस्थापक है बहलोल लोधी को मानते हैं। और उसके बाद 1526 के बाद ये दिल्ली जो सल्तनत काल जिसे कह सकते हैं उनका समाप्ति हो जाती है। 1526 में भाई क्यों हो जाती है, तो 1526 में ऐसा क्या हुआ, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का जो है एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम प्रथम युद्ध कहते हैं पानीपत का 1526 ईस्वी में। तो इस लोधी वंश का एक शासक आता है जिसका नाम आता है इब्राहिम लोधी। क्या नाम आता है, इब्राहिम लोधी। ये इब्राहिम लोधी और
बाबर के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है पानीपत। इस युद्ध में कहते हैं कि इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। इब्राहिम लोदी जब पराजित हो जाता है तो इस दिल्ली सल्तनत काल, जिसे हम कह सकते हैं सल्तनत काल है, वो वहां से समाप्त होकर के भारत पर कौन से साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर रख देता है। तो ये जो कालखंड जो है मैंने आपको बताया कि 1206 से लगा करके 1526 का जो कालखंड था वो दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं, जहां दिल्ली उनका प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। लेकिन केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इस दिल्ली या सल्तनत काल की राजधानी है वो लाहौर हुआ करती थी। तो बच्चों मैं आज आपको सल्तनत काल का कालखंड समझा चुका हूं। इसके बाद में अब दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का पहला शासक कौन हुआ उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो गुलाम वंश की अगर बात की जाए तो गुलाम वंश में सबसे पहला नाम आता है जिसे आप अच्छे से जानते हैं, जो संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का, तो उसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। कहते हैं कि इसका जो शासन काल है केवल 4 साल रहा। कितने साल था, 4 साल। तो वो था 1206 ईस्वी से लगा करके 1210 ईस्वी तक का कालखंड था। वो ही केवल कुतुबुद्दीन ऐबक का कालखंड था। कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र दास था। विश्वास पात्र दास था मोहम्मद गोरी का। तो अभी हमने पूर्व में पढ़ा था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी एक बार पराजित करता है, तो उसमें पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इस कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। इसलिए मोहम्मद गोरी को सहयोग करने वाला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब जब मोहम्मद गोरी अपने गौर प्रदेश पुनः लौटता है तो भारत के साम्राज्य की जो सीट थी उस पर अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास को सौंप करके वो पुनः अपने गौर प्रदेश चला जाता है। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी हैं वो इसका विश्वास पात्र था, या जिसे हम दास कह सकते हैं, गुलाम। ठीक है, दास या गुलाम बोलते थे। तो गुलाम ऐसा नहीं कि छोटा काम करने वाले, झाड़ू निकालने वाले, ऐसा काम नहीं हुआ करता था। वो एक राजा के समकक्ष बैठता था और उनके विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता उपलब्ध करवाता था और युद्ध में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता था। दूसरी बात अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो वो तुर्क जो है जनजाति का था। एक तुर्क जनजाति थी, उस जनजाति का था। इसके बाद इसे गुलाम वंश का संस्थापक भी मानते हैं। इतिहास में गुलाम वंश की जो स्थापना है वो उसकी जो नींव है वो इसने कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गुलाम वंश जिसे हम कहते हैं दास, जिस प्रकार से, तो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को केवल मोहम्मद गोरी ने ही दास नहीं बनाया, इसके अलावा भी वो बचपन से भी दास था। बचपन से जो दास था तो वो एक गांव आता है, नाम आता है निशापुर। निशापुर नाम का एक गांव है। उस गांव के एक काजी ने बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना दास के रूप में खरीदा था। इसके अलावा निसारपुर गांव का एक काजी था। उस काजी ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही खरीद लिया था गुलाम दास के रूप में। बाद में आगे जाकर के इस काजी ने क्या किया, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को किसको बेच दिया, मोहम्मद गोरी को। फिर मोहम्मद गोरी का वो एक विश्वास पात्र दास बन जाता है और जब वो मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश पुनः लौटता है तो भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बचपन से ही दास था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो है उसने प्रमुख 3 उपाधियां धारण की थी। उसमें पहली नाम, बच्चों आपकी 10वीं की किताब में ये शायद नहीं होगा, तो पहला नाम आता है उसने उपाधि में कुबुत उक इस्लाम। दूसरा
जो है उसने 3 प्रकार की मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उसमें पहला नाम आता है कुबूत उक इस्लाम का, दूसरा नाम 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, और तीसरा आता है कुतुब मीनार की जो नींव है वो ये रखता है। कहते हैं कि ये तीनों ही महत्वपूर्ण जो है मस्जिद बनाने का काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो करता है। इसके अलावा कहा जाता है कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। इल्तुतमिश कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसका गुलाम भी बोलते हैं। इसकी बेटी से इल्तुतमिश ने शादी की थी और कहा जाता है कि कुतुब मीनार की जो पहली जो है मीनार का जो नींव रखने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक करता है और इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश करता है। इसके अलावा कहता है कि यह जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है, यह विग्रहराज नाम के एक राजा हुए हैं। उस विग्रहराज ने वहां पर पहले एक विद्यालय बनाया था। क्या बनाया था? विद्यालय। एक वहां पर एक स्कूल था पूरा प्राचीन समय में, उसको तोड़ करके और वहां पर एक मस्जिद बनाने का काम 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कार्य किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुतुब मीनार को मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको तोड़ने का इसको पूरा करने का काम है वो इल्तुतमिश कर लेता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो ऐबक की अगर बात की जाए तो ऐबक क्या है, एक ऐसा व्यक्ति था, भारत में एक ऐसा सुल्तान था, उसने सुल्तान नाम की उपाधि को धारण नहीं किया गया, उपाधि को है वो धारण नहीं किया। प्रश्न आता है कि बाद में ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ या जिसने सुल्तान नाम की उपाधि को धारण नहीं किया। इनमें जो खलीफा होते हैं मुस्लिम या तुर्क जाति में, उन खलीफा से क्या करनी पड़ती है, वहां से एक सुल्तान की उपाधि धारण करनी पड़ती है। लेकिन कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1286 यानी कि 4 वर्षों तक बिना राजा की उपाधि धारण किए हुए भारत में शासन करता है और इसने अपनी राजधानी है वो किसे रखा, लाहौर को रखा। लाहौर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ठीक पास में है, ये लाहौर है वो यहाँ की जो राजधानी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य की रखी, अपना शासन प्रशासन। लेकिन आगे जाकर के इसी का दामाद आता है इल्तुतमिश, वो इस लाहौर को छोड़ करके इसकी राजधानी है वो दिल्ली ले जाता है। कहाँ ले जाता है? दिल्ली। वो दिल्ली क्यों ले जाता है भाई? तो क्यों इसलिए ले जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रभाव कहाँ पर था, लाहौर क्षेत्र पर था, इसलिए वो इस लाहौर को ठेठ दिल्ली तक ले जाने का काम इसी का दामाद इल्तुतमिश करता है। इसके अलावा मैंने अभी जो बात की थी उपाधियों की, इसने 3 उपाधियां धारण की थी। उसमें सबसे पहली आती है कुरान खां, दूसरी आती है हातिम और तीसरी जो आती है जो आपकी 10वीं की किताब में है लाम बख्श, लाख बख्श। लाख बख्श का सीधे तौर पर अर्थ है लाखों का दानी। लाखों का दानी है वो हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं और इसने ये प्रमुख 3 उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, बिना राजा की उपाधि धारण किए भारत में 4 वर्षों तक शासन करता है। इसके बाद इसने अपनी राजधानी लाहौर ले जाता है और लाहौर बनाता है। इसने 3 प्रमुख उपाधियां भी धारण की। इसके बाद कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो अपना प्रमुख जो कुतुब मीनार की जो नींव, कुतुब मीनार की जो नींव रखता है वो ऐसे ही नहीं रखता है, अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं रखता है। एक सूफी संत हुए हैं, सूफी संत का नाम आता है ख्वाजा बख्तियार काकी। इन बख्तियार काकी की स्मृति में
सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में इस कुतुब मीनार को निर्माण करवाने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। इसके बाद कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 4 साल शासन करने के बाद एक दिन 1210 का जो समय आया, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है।